इस वीडियो के द्वारा हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को समझेंगे, जो कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप व एनसीईआरटी के पुस्तकों पर आधारित है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना कि राष्ट्रवाद क्या है और किस तरह यूरोप में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के शासन ने राष्ट्रवाद के उदय के लिए जमीन तैयार कर दी थी। इस भाग में हम यूरोप के अलग अलग देशों में हुई आपसी संधि और क्रांतिकारी गतिविधियों का असर तथा जर्मनी, इटली व ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों के बनने से राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की कल्पना हुई और राष्ट्रवाद का विचार फैला। वियना संधि। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने यूरोप की नई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में एक मीटिंग की। इसका मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए बदलावों को बदल देना। इस संधि के अनुसार कई कदम उठाए गए, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बोरबोन वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दे दी गई। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश न करे। उदाहरण के लिए उत्तर में नीदरलैंड, दक्षिण में पिडमोंट। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्जा दिया गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन बनाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पूरब में रूस को पोलैंड के कुछ भाग दिए गए, जबकि प्रूसिया को सैक्सोनी का एक भाग। 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं आई वे सब तानाशाही प्रवृत्ति की थी। वे किसी प्रकार की आलोचना या विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनमें से अधिकांश ने अखबारों, किताबों, नाटकों और गानों में व्यक्त होने वाले विषय वस्तु पर कड़ा सेंसर कानून लगा दिया। क्रांतिकारी। 1815 की घटनाओं के बाद सजा के डर से कई उदार राष्ट्रवादी जमींदोज यानी अंडरग्राउंड हो गए थे। जियुसेप्पे मैत्सीनी एक इटालियन क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में हुआ था। वह कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बन गया। जब वह महज 24 साल का था तभी लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। उसके बाद उसने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। इनमें से पहला था मासेया में यंग इटली और फिर बर्ने में यंग यूरोप। मैत्सीनी के अनुसार इटली को छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत थी। मैत्सीनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। रूढ़िवादियों को मैत्सीनी से डर लगता था। इस बीच जब रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति को और मजबूत करने में जुटी थी, उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों में ज्यादातर मध्यम वर्ग के अभिजात लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और व्यवसायी। फ्रांस में पहली उथल पुथल 1830 की जुलाई में हुई। उदारवादी क्रांतिकारियों ने बोरबोन के राजाओं को उखाड़ फेंका। उसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई जिसका मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया। जुलाई की उस क्रांति के बाद ब्रसेल्स में भी आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। ग्रीस की आजादी। ग्रीस की आजादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। ग्रीस की आजादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। रूमानी कल्पना और राष्ट्रवाद। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक खास स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की थी। उनका फोकस भावुकता, सहज ज्ञान और रहस्यों पर ज्यादा होता था। इन रूमानी विचारकों ने देश की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य का सहारा लिया। ऐसी स्थिति में जब अधिकांश लोग निरक्षर थे तब आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। कैरोल कर्पिंस्की ने पोलैंड में अपनी ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद के संघर्ष को और उजागर किया था।
उन्होंने वहां के लोक नृत्यों, जैसे कि पोलोनेज और माजुरका, को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया था। राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने में भाषा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों से पोलिश भाषा को हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा को थोपा जाने लगा। इसके बाद पादरी वर्ग के सदस्यों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में करना शुरू किया। चर्च के सभी अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल होता था। रूसी भाषा में प्रवचन देने की मनाही करने पर रूसी अधिकारियों ने कई पादरियों को जेल या फिर साइबेरिया भेज दिया। इस प्रकार से पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। भूखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशक था। 19वीं सदी के शुरू में जनसंख्या और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आप्रवासी लोग शहरों में ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी। उस काल में यूरोप के अन्य भागों की तुलना में इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण ज्यादा तेजी से हुआ था। लेकिन यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अभी भी अभिजात वर्ग का नियंत्रण था और इसके कारण किसानों पर सामंतों के लगान का भारी बोझ था। एक साल के फसल के नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कई गांवों और शहरों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1848 का साल एक बुरा साल था। भोजन की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप को वहां से पलायन करना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया। लोगों को काम के अधिकार की घोषणा भी की गई। रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बनाई गई। उदारवादियों की क्रांति। जब गरीबों का विद्रोह 1848 में हो रहा था, तभी एक अन्य क्रांति भी शुरू हो चुकी थी जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग कर रहा था। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो-हंगेरियन राज्यों के मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुषों ने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हो। वे एक संविधान, प्रेस की आजादी और गुटबंदी की आजादी चाहते थे। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया। राजपरिवार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थीं और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बंटा हुआ था। उनमें से एक, सार्डिनिया, पिडमोंट पर किसी इटालियन राजपरिवार का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के, मध्य भाग पोप के और दक्षिणी भाग स्पेन के बोर्बोन राजाओं के नियंत्रण में था। इटालियन भाषा का कोई एक स्वरूप नहीं था और इस भाषा के कई क्षेत्रीय और स्थानीय प्रारूप थे। इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने के आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री कैवर ने की थी। वह कोई क्रांतिकारी या प्रजातांत्रिक व्यक्ति नहीं था। वह तो इटली के उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से था जिनकी संख्या काफी थी। उसने फ्रांस से एक कूटनीतिक गठबंधन किया और इसलिए 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में कामयाब हो गया। उस लड़ाई में सेना के जवानों की अगुवाई जियोसेppe गैरिबाल्डी कर रहा था।
1860 के मार्च महीने में वे दक्षिण इटली और सिसिली के राज्य की ओर बढ़ चले। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीत लिया और फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गए। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा घोषित किया गया। ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण किसी क्रांति से न होकर एक लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया से हुआ था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों के हिसाब से बंटे हुए थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। हर नस्ली ग्रुप की अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी। इंग्लिश राष्ट्र धीरे धीरे धन, संपदा, महत्व और ताकत में बढ़ रहा था। इस तरह इसका प्रभुत्व उस द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर पड़ना स्वाभाविक था। एक लंबे झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राजपरिवार से सत्ता ले ली। इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इस यूनियन में इंग्लैंड एक प्रधान भागीदार था और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों का दबदबा रहा। 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। राष्ट्र की कल्पना। कलाकारों ने एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने उदारवाद, न्याय और प्रजातंत्र जैसी अमूर्त भावनाओं को दर्शाने के लिए महिला को एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया। फ्रांस में राष्ट्र को मेरियन का नाम दिया गया, जो कि ईसाइयों में एक लोकप्रिय नाम होता है। उसके चरित्र चित्रण में उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों की मदद ली गई, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। मेरियन की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया। उसकी तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पर छापा गया ताकि लोगों में इसकी पहचान घर कर जाए। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया को बनाया गया। जर्मेनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज हुआ करता है। जर्मनी में जैतून बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यूरोप की मुख्य ताकतों ने लोगों की राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्य विस्तार के लक्ष्य को साधने के लिए शुरू कर दिया। बाल्कन में संकट। बाल्कन ऐसा क्षेत्र था जहां भौगोलिक और नस्ली विविधता भरपूर थी। आज के सर्बिया और इसके आसपास का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मोटे तौर पर स्लाव कहा जाता था। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह वह दौर था जब ओटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमानी राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। इसके नियंत्रण में आने वाले यूरोपीय देश एक एक करके इससे अलग होते गए और अपनी आजादी घोषित करते गए। बाल्कन के देशों ने अपने इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का हवाला देते हुए अलग होने की घोषणा की। लेकिन जब ये देश अपनी पहचान बनाने और आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब अन्य देशों में इस क्षेत्र को हथियाने के लिए भी जबरदस्त लड़ाई हुई। उसी दौरान विभिन्न यूरोपियन ताकतों के बीच उपनिवेशों और व्यापार को लेकर कशमकश चल रही थी और वह झगड़ा नौसेना और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भी जारी था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हर शक्ति का लक्ष्य था कि किस तरह से बाल्कन पर नियंत्रण पाया जाए और फिर अन्य क्षेत्रों पर। इसके कारण कई लड़ाइयां हुई, जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। इस बीच 19वीं सदी में यूरोपियन शक्तियों के उपनिवेश बने कई देश अब उपनिवेशी ताकतों का विरोध शुरू कर चुके थे। अलग अलग उपनिवेशों के लोगों ने राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा बनाई। इस तरह से राष्ट्रवाद का आइडिया यूरोप के साथ साथ सारी दुनिया का आइडिया बन गया। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।